नमस्कार, मैं चौधरी ऋषभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कॉफ़ी विद नेताजी। तो चलिए आज मैं आपको हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में कुछ बताता हूं। उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाई है। जो ठेले वाले हैं, जो रोड पर फुटपाती हैं, उनकी आवाज़ बनकर उभरे हैं और जिन्होंने उनकी नियम कानून और जिनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, जिसका नाम था रोटी एक संघर्ष अभियान से उन्होंने अपनी प्रारूप इसकी रास्ते को आगे बढ़ाया है, जिनका नाम है इंजीनियर पंकज उपाध्याय जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय हमारे शो के हमारे दर्शकों के लिए दिया और अपना कुछ एक्सपीरियंस जो कि आपने इस अभियान में शेयर करेंगे वो आपको सबको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे जो था वो ये था कि आपका जो अभियान रहा है जिसका नाम था रोटी एक संघर्ष, रोटी का संघर्ष, तो उसके बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि वो अभियान क्या था, किस बेसिस पे था और इसके पीछे का क्या कारण रहा जो आपने ये अभियान चालू किया। मैं पंकज उपाध्याय मेरा नाम है और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मैंने ज़िंदगी को हमेशा ऐसे देखा कि जैसे कठिनाइयाँ ही हैं। मैं ऐसे समाज से आता हूँ जहाँ पे किसी खुशी का आ जाना भी डर है। अगर आपके घर पे कोई बहुत बड़ी खुशी आ गई, वो भी आपको एक डर लेके आती है कि ये खुशी कितनी देर तक रहेगी। संघर्षों का जीवन जिया। उन संघर्षों के जीवन में रोटी का क्या महत्व होता है ये हमने देखा। जब मैं इंदौर शहर में अपनी शिक्षा कंप्लीट करके वहाँ ऐसे ही सामाजिक संगठनों से जुड़ा तो मैंने देखा कि इंदौर शहर के जो असंगठित मजदूर हैं वो स्मार्ट सिटी की भेंट चढ़ते जा रहे हैं, सुंदरता की भेंट चढ़ते जा रहे हैं कि कभी भी गरीबी कभी सुंदर नहीं लगती, गरीबी खूबसूरत नहीं होती, ये गरीबी की सबसे बड़ी विडंबना है। जी जी सर। तो वो फुटपाथ पे बैठे हुए व्यापारी जिनके लिए कानून है उन पे लगातार अत्याचार हो रहे थे और हमारा एक समूह था जिसमें हम छात्र थे, कोई सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो उनने एक संघर्ष की शुरुआत की, रोटी का संघर्ष। तो हमारा जो एजेंडा था वो यही था, यहीं से शुरू हुआ। हम अधिकारियों से लड़े और धीरे धीरे ये आंदोलन इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में और पूरे मध्य प्रदेश में फैल गया। इसी आंदोलन के तहत हम बहुत सारे साथी कई बार जेल गए। हमें एक और संगठन मिला जो इसी के नियम कानून की बात करता था, नेशनल हॉकर फेडरेशन। उसमें हमने गरीब की आवाज़ को उठाया। हमारे कोई ठेले नहीं थे, ना हमने कभी ठेले चलाए, लेकिन क्योंकि हम उसी परिवार से आते थे जहाँ पे संघर्षों का जीवन हमने देखा तो हमें लगा कि इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सर मेरा आपसे एक और प्रश्न ये था कि जैसे कि आपने ठेले वालों के लिए जो संघर्ष किया था, शुरुआत करी थी, तो उनके क्या नियम हित में हैं या क्या कानून अधिकार हैं, उनके बारे में आपको जानकारी क्या पहले से प्राप्त थी या आपने बाद में पता लगा क्या क्या उनके नियम कानून होते हैं? बिल्कुल, बड़ा अच्छा ही प्रश्न है ऋषभ जी आपकी तरफ से कि हम सभी को ऐसा लगता है, जितने भी लोग यहाँ हैं और जो भी देख रहे हैं, कि ठेले वाले गैर कानूनी तरीके से अपना धंधा करते हैं। पहले तो भारत देश में सबको अपनी आजीविका चलाने का अधिकार है। जी सर। आप ठेले पर, सड़क पर, किसी भी पब्लिक प्लेस पर अपना व्यापार कर सकते हैं, ये आपकी आजीविका का अधिनियम है। आखिरी रास्ते में ठेला लगाता है आदमी जब उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं बचता, जब उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं, रोजगार नहीं मिलता, तब वो आदमी ठेला लगाता है। दूसरी बात, नियम के आधार पर। जी। नियम के आधार पे एक फुटपाथ विक्रेता लाइवलीहुड आजीविका अधिनियम 2014 है, स्ट्रीट वेंडर लाइवलीहुड एक्ट 2014। यूपीए की लास्ट में मार्च के महीने में ये 2014 जो लाइवलीहुड एक्ट है उसमें आया। उस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर एक फुटपाथ विक्रेता को फुटपाथ पर
अस्थायी रूप से, स्थायी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते आप फुटपाथ पे, लेकिन अस्थायी रूप से आप फुटपाथ पे व्यापार कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो आप सभी अचंभित होंगे कि फुटपाथ की 1/3 जगह, पूरा फुटपाथ है, उसकी 1/3 जगह पर फुटपाथ विक्रेता का अधिकार है। उस ठेले वाले को ही ये नहीं पता कि उसका ये अधिकार है। ये इस अवेयरनेस का काम हमने इंदौर में किया और आज हमें गर्व है कि हमारा एक संगठन रोटी का संघर्ष मध्य प्रदेश में चल रहा है, ऑल इंडिया लेवल पे नेशनल हॉकर फेडरेशन चल रहा है और हमारा एक अखबार भी फुटपाथ एक्सप्रेस सबके बीच में है जो गरीबों की, वंचितों की आवाज़ उठाता है। तो बहुत बढ़िया सर, आपका ये संघर्ष सुन के बहुत ही एक्सपीरियंस मिला है हमारे युवाओं को। सर मेरा आपसे अगला प्रश्न ये था कि जब आप संघर्ष में आगे बढ़ रहे थे तब क्या रुकावटें जिला प्रशासन की तरफ से आपको उस समय पर मिली, जब आपने उनके वो फुटपाथी हैं या फिर जो हमारे ठेले वाले उनके हित में आवाज़ उठाई थी, तो जिला प्रशासन का उस पर क्या रिस्पॉन्स रहा था इस आवाज़ उठाने के प्रति पे? कई अधिकारियों ने हमसे व्यक्तिगत खुन्नस लिखाई। मेरे 3 साल के आंदोलन करने के बाद जब मैं दूसरे शहर में चला गया, उसके बाद भी मेरे ऊपर कई आरोप लगाए गए और मैं बहुत दिनों तक तारीखें करता रहा। और वो केवल और केवल इसलिए था कि हमने उनसे सवाल पूछे और उसका जो खामियाजा हमको भुगतना पड़ा, वो तरह तरह के हमारे ऊपर आरोप, तरह तरह के हमारे ऊपर धाराएं, सरकारी काम में बाधा, 151, ये तो रोज का था। मतलब इस तरह से हमको परेशान भी किया गया जिला प्रशासन की तरफ से। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि सर के द्वारा जो बताया गया उत्तर था कि जिला प्रशासन की एक अहम भूमिका होती है शहर में चल रही चीज़ों को लेकर के, लेकिन कभी कभार जिला प्रशासन अवगत होने के बावजूद भी वो समर्थन नहीं करती उन आवाज़ों का, जो आवाज़ गरीबों की, जो आवाज़ एक ऐसे लोग, बेसहारा लोगों की जिनके लिए सहारा आजीविका चलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे साधनों से उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो चलिए सर मैं अब अपना अगला प्रश्न पूछता हूँ। आपके इस संघर्ष में आपके परिवार व आपके मित्रों की क्या भूमिका रही, क्या किरदार रहा कि आप उन्होंने आपका साथ दिया या फिर क्या परिणाम स्वरूप उसमें निकला? मैं ये बात जानता था। मैं गरीब परिवार से तो जी सर, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। लेकिन जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आने लगी, मैं रोज़ थानों में जाने लगा, जेल में जाने लगा, मतलब एक दिन 7 दिन तक जेल रहा, फिर और सेंट्रल जेल रहना, मतलब एक बड़ा ही खराब एक्सपीरियंस होता है। और इन्हीं सब मामलों में रोज़ कहीं थाने जाना, कहीं कुछ जाना, तो उनकी चिंता थी कि ये रोज़ ऐसा इसके साथ हो रहा है। मेरे कुछ रिश्तेदार भी पुलिस में थे इंदौर में, तो उनकी तरफ से भी शिकायत जाती थी कि आज हमारे थाने पे भी आया था ऐसा। और वो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से जो प्रताड़ना थी संघर्ष करने वाले लोगों के प्रति, जी सर, उसका खामियाजा ये हुआ कि मेरे परिवार ने मुझ पे थोड़ी सी बंदिशें बनाना शुरू करी। अदरवाइज मेरा परिवार का, मेरे पिताजी का मेरे लिए इन सब कामों के लिए बहुत समर्थन रहा। जी सर, आज भी वो चाहते हैं कि मैं अपनी आजीविका के साथ साथ 2 वक्त की रोटी के साथ साथ दूसरों के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे कि मेरा आत्मा भी शांत रहे, आत्मा भी तृप्त रहे मेरी। अच्छा सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। अब मेरे से आपका अगला प्रश्न ये रहा कि जैसे कि आपने एजुकेशन फील्ड में उतरने का एकदम से विचार कैसे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने इंजीनियरिंग करी है सर, है ना, दिल्ली से, तो सर आपने कंपनी में जॉब करने की अपेक्षा आप एजुकेशन फील्ड में कैसे उतरे, इसके एक्सपीरियंस क्या रहा सर? मेरी मूलतः शिक्षा इंदौर से हुई, लेकिन मैंने एमटेक के लिए मैंने IIT दिल्ली में एडमिशन लिया। जी सर। और वो मैंने नहीं किया, तब मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं था कि मुझे सोशल वर्क करना है, मुझे थोड़ा थोड़ा करना था जी। लेकिन हाँ, मुझे कोचिंग इंडस्ट्री में कूदना था। और मैं आज ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे पैसों के लिए और एक स्वतंत्रता के लिए ही जाना था कोचिंग इंडस्ट्री में। दूसरा, मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता था, तो जब मैं इंजीनियरिंग के दौरान था तब भी मैं लोगों को पढ़ाता रहता था। वहीं से मुझे लगा कि आई कैन टीच। जैसे कि सर को शायरी करने का भी बहुत शौक है और उनका ये हुनर भी है, तो मैं सर चाहूँगा कि आप 1-2 लाइन हो जाएं शायरी हमें दर्शकों के लिए, अगर आप जी बिल्कुल ऋषभ जी, आप नहीं भी बोलते तो भी मैं आपसे बोलता। जी सर। तो ऐसी ही कुछ लाइनें जो मैंने, हम जैसे कई लोग नौजवानों के लिए मुझे अच्छा लगता है ऋषभ जी
दीपेश और ये आपकी जो टीम है पूरी, आप ऐसा काम कर रहे हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। जी सर। मैं अपने जैसे लोगों के लिए एक मैंने लिखी थी कि जरा सी आहट पे खबरदार हो जाते हैं वो लड़के, जरा सी आहट पे खबरदार हो जाते हैं वो लड़के, जिन्हें मुसीबत ने पाला हो जल्दी समझदार हो जाते हैं वो वाह लड़के। सर, वाह वाह, बहुत बढ़िया। जिन्हें मुसीबत ने पाला हो जल्दी समझदार हो जाते हैं वो लड़के, और टपकती छत बहन की शादी मजबूरी क्या नहीं करती, टपकती छत बहन की शादी मजबूरी क्या नहीं करती, जहां सरदार बनना था वहां दरबार बन जाते हैं वो वाह लड़के, सर, वाह वाह। जहां सरदार बनना था वहां दरबार बन जाते हैं वो लड़के। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सर आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हमारे देश के युवाओं व सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं या फिर समाज सेवक हैं, जो कि हमारे युवाओं में से निकलकर उभर के आ गए हैं, उनके लिए आपका एक संदेश जो होना चाहिए कि उन्हें क्या, कई बार ऐसा होता है कि सर उनको रुकावटें आती हैं समाज सेवा करने में या एक कर्तव्य निष्ठावान होने में, जो देश के प्रति उनको करना चाहिए, वो जो नहीं कर पाते हैं, तो सर उसके बारे में एक संदेश होना चाहिए। मैं ऋषभ जी आपकी जो आपने बोला है उसका सम्मान करता हूँ कि मैं बताऊंगा जरूर। जी सर। लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, मैं खुद युवा हूँ। आपने बोला कि जी जी सर। आप युवा, आप मुझे देख ही रहे हाँ, हो। जी जी मैं सर, खुद वो तो है ही आप। युवा हूँ, आपसे छोटा ही होऊंगा ऋषभ नहीं जी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या है ना, मैं बस ये मेरा ये सोचना है कि हमें एक नेता नहीं चाहिए, जी हमें लाखों नेता चाहिए, और हमें एक कोई असाधारण नेता नहीं चाहिए, हमें साधारण नेता चाहिए। क्योंकि अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो जितने तिलिस्मिक नेता हुए, जितने ऐतिहासिक नेता हुए, जी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक अपनी चीजों को थोपते हुए पाए गए। मेरा ये विचार है कि हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो इस तरह का समाज बनाएं जी जिसमें हर गली से एक नेता हो, हर गली से एक ऐसा निकले, नेता निकले, और जो साधारण ही हो, अपना जीवन जीता हो, अपनी कमाई का जरिया उसका दूसरा हो, दूसरी काम करता हो, और साथ साथ में समाज के काम भी करता हो, समाज की चीज़ों के लिए भी जागरूक करता हो लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए अब हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे युवाओं में और आप हम सभी को प्रेरणा स्रोत दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया संघर्ष का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय वायुसेना।